हेल्दी यूपीपीसीएस स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। अर्थव्यवस्था को हम लोग कवर अप कर रहे हैं घटना चक्र की जो बुक है उससे, बट डायरेक्टली उस बुक से कवर अप नहीं कर रहे हैं, हम उसके समराइज्ड नोट्स से कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम समराइज्ड नोट्स के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर चैप्टर नोट्स और जितने एमसीक्यू दे रखे हैं उन सबका समराइज्ड वर्जन इसके अंदर समाहित है। ठीक है, चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं मिश्रित आय की। अच्छा, अगर आप में से किसी को भी ये समरी पीडीएफ चाहिए हो तो वो 9027281376 पर संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। ठीक है, चलिए बात करते हैं मिश्रित आय। तो मिश्रित आय से मतलब क्या है? मिश्रित आय से मतलब है कि सारे कारकों की सम्मिलित आय। ठीक है, मिश्रित का मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं, सारी चीजों को मिलाकर। ठीक है, अतः साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस किराया व रॉयल्टी, ब्याज, लाभ, ये सब कुछ जो है मिश्रित आय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो उसमें हमने आय विधि के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे से आपको लेके चलते हैं। ये राष्ट्रीय आय के जो आकलन की विधियां थी उस क्रम में हम लोग बढ़ रहे थे। तो उत्पादन विधि को देखा था, आय विधि को देखा था। आय विधि के अंतर्गत ही ये मिश्रित आय का कंसेप्ट जो है वो शामिल था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं व्यय विधि। तो इस विधि के अंतर्गत उपभोग और निवेश पर किए जाने वाले व्यय को जोड़ लिया जाता है और ये जो व्यय है ये घरेलू उत्पाद पर किया गया व्यय होता है। यानी कि घरेलू उत्पाद। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, जब भी आप इकोनॉमी का कोई भी वीडियो देखो तो बीच में से शुरू मत करना, पहले वीडियो से शुरू करना, ताकि हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होती चले। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इसके अलग अलग घटक कौन कौन से हैं व्यय विधि के, ठीक है, तो ये भी राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने की एक विधि है। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय इसके अंदर शामिल होता है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय इसके अंदर शामिल होता है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण इसके अंदर शामिल होता है, और निवल निर्यात यानी कि निर्यात और आयात ये इसके अंतर्गत शामिल होता है। निर्यात और आयात का मतलब ये नहीं है कि निर्यात माइनस आयात। ठीक है, सो ये निवल निर्यात कितना है, कितना हमने निर्यात किया माइनस कितना आयात किया, तो वो जो फाइनल आया वही है आपका निवल निर्यात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रायोज्य आय की। सो उपभोग व्यय और बचत के लिए उपलब्ध आय को क्या बोलते हैं? प्रायोज्य आय बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखें तो प्रायोज्य आय, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोला जाता है? डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है जो उसकी कुल इनकम जो भी है, ठीक है, अब उस इनकम से सरकार को जो कर दिया जा रहा है, जो टैक्स दिया जा रहा है, ठीक है, उसको घटा दीजिए। मतलब अगर किसी ने 100 रुपए कमाए, अब अपनी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने 100 रुपए कमाए, उसमें से आपने 5 रुपए सरकार को टैक्स दे दिया। अब जो फाइनल बचा आपका 95 रुपीज, यही क्या है? आपका डिस्पोजेबल या फिर प्रायोज्य आय। ठीक है, तो कुल आय माइनस कर क्या है? आपका प्रायोज्य आय। इसको एक और एग्जांपल से ही समझ ले सकते हैं कि अगर कोई आ, या फिर आई होप कि आप समझ गए होंगे डिस्पोजेबल इनकम ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि इसमें कारक आय और हस्तांतरण यानी कि गैर कारक आय दोनों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल की जाती है। यदि राष्ट्रीय आय ज्ञात हो तो फिर प्रायोज्य आय को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय प्रायोज्य आय की। आइए अब समझते हैं हम राष्ट्रीय प्रायोज्य आय को। अब जैसे ऊपर हमने देखा था कि प्रायोज्य आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है कि जो भी किसी व्यक्ति को पैसा मिला उसमें से सरकार को जो टैक्स उसने दे दिया, उसके बाद जो इनकम बची वही है आपकी प्रायोज्य आय। अब जब ये नेशनल लेवल पे लेते हैं यानी कि देश के जितने लोग हैं सबको जितना टोटल इनकम हुआ उसमें से उन्होंने सरकार को जो भी टैक्स दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा वही क्या है? आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या फिर राष्ट्रीय प्रायोज्य आय। यहाँ पर एक चीज और समझना है, ऊपर जब हमने बात करी थी एक हस्तांतरण
आय की, ठीक है। अब ये जो हस्तांतरण की बात करी थी, जब हम राष्ट्रीय प्रायोज्य आय निकालते हैं तो राष्ट्रीय प्रायोज्य आय के अंतर्गत दो चीजें करते हैं। एक तो टैक्स को माइनस करते हैं और जोड़ते क्या है, ट्रांसफरेबल जितना ट्रांसफर सरकार ने किया है इसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। ट्रांसफर से क्या मतलब होता है, ट्रांसफर से मतलब होता है कि ऐसा पैसा जिस पर सरकार को जिसको देने पर सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि आप मान लो पेंशन है, ठीक है, सरकार पेंशन दे रही है आपकी बिना किसी सर्विस के, बिना आपसे कुछ लिए। महंगाई वो सॉरी बेरोजगारी भत्ता है, ठीक है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं आपके, ये आते हैं ट्रांसफरेबल भुगतान के, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सरकार को कोई प्रत्यक्ष रूप से जो है ना तो आपसे फायदा हो रहा है, ठीक है, सरकार सिर्फ जो है वो आपको दे रही है, जिसमें पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गई, सब्सिडी हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, ये सारे जो हैं ये ऐड करे जाते हैं जब राष्ट्रीय प्रायोज्य आय निकाली जाती है और घटाया जाता है क्या, टैक्स को, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि राष्ट्रीय प्रायोज्य आय किस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रायोज्य आय से संबंधित दो एग्रीगेट्स होते हैं। एक है आपका सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय, दूसरा है आपका निवल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय। अब यहाँ पर फिर से आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं। एक है आपका सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, यानी कि GNDI। ये क्या है आपका, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और दूसरा है आपका नेट NDI, यानी कि नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जब हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय की, तो इसका मतलब है कि ये वो आय है, वो इनकम है जो किसी देश के निवासियों के पास उपभोग यानी कि कंजम्पशन और बचत यानी कि सेविंग के लिए उपलब्ध होती है, जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण यानी कि नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड को भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या जोड़ दिया जाएगा, विदेशों से जो शुद्ध हस्तांतरण प्राप्त हो रहा है उसको जोड़ा जाएगा, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड इसको जोड़ेंगे। और ये एग्जैक्टली है क्या, ये देश में जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनको उनके पास जो उपभोग और बचत करने के लिए उपलब्ध आय है, वही है आपका सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय, ठीक है। जब हम बात करते हैं निवल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय की, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि नेट नेशनल ट्रांसफर डिस्पोजेबल इनकम, जो हम नेट इसकी बात करते हैं आपका नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की, तो इसमें क्या चीज है इसको यहां पर समझ लो कि इसमें क्या करा जाता है, इसमें सारी चीज होती है आपकी, जस्ट अ सेकेंड, इसमें जो है जो डेप्रिसिएशन होता है, जो घिसावट होता है, उसको रिड्यूस करा जाता है सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय से, ठीक है। तो जब हम सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय के अंदर से घटा देंगे आपका क्या जो डेप्रिसिएशन है यानी कि घिसावट है, इसको जब रिड्यूस कर दिया जाएगा, तब क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा निवल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय, ठीक है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, सकल राष्ट्रीय प्रायोज्य आय ये इक्वल टू होती है राष्ट्रीय आय प्लस निवल प्रत्यक्ष कर प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से निवल चालू हस्तांतरण, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, इसको यहाँ पर याद रखें। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बात करते हैं हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या फिर PDI की। तो जब व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान जैसे कि आयकर तथा गैर कर भुगतान जैसे कि शुल्क को घटा दिया जाता है, तब क्या मिल जाता है, व्यक्तिगत प्रायोज्य आय यानी कि पर्सन या फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आई होप कि प्रायोज्य आय या फिर डिस्पोजेबल इनकम को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, जिसके अंदर से टैक्स घटा दिया जाएगा, फाइनली जो बचेगा वही है आपका प्रायोज्य आय, ठीक है। सो PDI ये व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, यही है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय परिवारों की
समस्त आय का अंश होता है, जिसके एक अंश को वे उपभोग कर सकते हैं और शेष को वो बचा सकते हैं। यानी कि जो फाइनली पैसा लोगों के पास आता है उसमें से वो कंज्यूम भी करते हैं और उसमें से वो सेविंग्स भी करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय आय भारत के संबंध में। किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है वही क्या है, आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो 3 विधियों के संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन से की जाती है। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन का मतलब समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन, ये आ जाता है उत्पादन विधि में। जब हम आय विधि की बात करेंगे तो इसमें समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय इसके अंदर कंसिडर होगी। समस्त उपभोग ऑब्लिक व्ययों का जो योग है वो आ जाएगा आपका व्यय विधि में। ठीक है, चलो इसमें आगे हम बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का जो पहला सर्वप्रथम अनुमान था वो किसके द्वारा लगाया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में, 1868 में पहली बार हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, आर.सी. देसाई, बी नटराजन आदि ने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान प्राप्त किया। यहाँ से देखो आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय से का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पर कुछ नाम दिए जा सकते हैं जिसमें पूछा जा सकता है कि कौन है जो इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपको विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, आर.सी. देसाई, बी नटराजन, इनके नाम याद रखने हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक वैज्ञानिक अनुमान जो है ये 1931-32 में वी.के.आर. बी राव इनके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। सर्वाधिक वैज्ञानिक अनुमान किसके द्वारा? 1931-32 में बी.के.आर. बी राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 1949 में 1949 में पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति इसका गठन किया गया। सो ये जो नेशनल इनकम कमेटी थी इसका गठन हुआ 1949 में। अध्यक्षता किसने करी? पी.सी. महालनोबिस ने। 3 सदस्यों की समिति थी जिसमें डी.आर. गाडगिल और बी.के.आर.वी. राव इसके सदस्य थे। इस समिति द्वारा 1951 में पहली और 1954 में अपनी दूसरी रिपोर्ट जो थी उसको प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसके द्वारा की जाती है। इससे पहले जब ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं था उससे पहले था केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ। इसी को इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, या हम कहें तो इसको मर्ज कर दिया गया। एनएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। ठीक है, यहीं पर आज के अपने सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है जिसमें हम सकल घरेलू उत्पाद और ये आगे हम इसको देखेंगे, इसमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दोबारा से भी आएंगी, तो एकदम पेशेंस बनाकर रखिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग आपको देखने को मिलेंगी। हर एक वीडियो मैंने जैसा आपसे बोला कि आप लोग कंप्लीट देखें और शुरुआत से इकोनॉमी को पढ़ें, तभी आपको ये समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, बाकी अगर आप में से किसी को भी ये नोट्स चाहिए तो वो 9027281376 इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।